सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट भी हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब, वो भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और अगर नून लीग की कोई बात करनी हो और जाननी हो अंदरूनी स्टोरीज़ तो सिद्दीक साजिद साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। जैसे कि पता है आपको कि पिछले दिनों बड़ी एक ख़बरें जो थी वो आ रही थी इस हवाले से कि आखिर इस मुल्क में जो सियासत है वो मुफाहमत की सियासत होगी या मज़ाहमत की सियासत होगी। लग ऐसे रहा है शहर इक़्तिदार में कि जो आने वाला दिन है या आने वाले जो आगे जितना भी टाइम होगा वो सारे का सारा मुफाहमत की सियासत की तरफ जो है वो इशारे कर रहा है। उसका रीज़न जो है वो आज की एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है जिस पे ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है। जैसे कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ दरख्वास्त थी वो वापस ले ली है। ये दरख्वास्त जो वापस ली गई है वो मेरिट पे ली गई है, लेकिन इसके साथ बहुत सी जो बातें हैं, बहुत सी क़यास आराइयाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, ECL के हवाले से वो क्या करेंगे, इस वक्त नून लीग क्या सोच रही है। और अभी मैं देख रही थी कमर जमान कायरा साहब को, वो बड़ी अच्छी ऑफर करा रहे थे। वो कह रहे थे कि नून लीग का तो पता नहीं है, एक भाई अच्छा है दूसरा भाई बुरा है, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार है। तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे चल के मीडिया अथॉरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। कहा जा रहा है ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है मीडिया के हवाले से, इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान है और अपोजिशन का ये कहना है कि ये बेसिकली मार्शल लॉ है। शहबाज गिल साहब ने इस पर कल एक प्रोग्राम में कुछ बात की है, वो भी हम शामिल करेंगे। उनका ये कहना है कि बेसिकली इससे मीडिया जो है वो मज़ीद आज़ाद होगा। जो बहुत ऐसे सहाफ़ी हैं जो बहुत ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं उनको बहुत आज़ादी मिलेगी, उस हवाले से हमने बात की है। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। कहा गया है जो टिकट्स बांटी गई हैं उसके अंदर बहुत पैसे चले हैं और जिन लोगों को टिकट्स बांटी गई हैं वो दोबारा से इलेक्टेबल की सियासत की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो अदालत की कार्रवाई रही सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे और ये जो दरख्वास्त वापस ली गई है सिद्दीक जान साहब, ये मेरिट पे वापस ली गई है और कहा गया है कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त ली है उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ कि आज ये कैसे चलता रहा सारा दिन चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर ही, और एक तासुर दे दिया गया कि हुकूमत ने दरख्वास्त वापस ले लिया और कोई डील हो गई है और शहबाज शरीफ साहब अगले पता नहीं 24-48 घंटों में बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो जाएंगे। जैसे को हुकूमत ने वहाँ पे कह दिया होगा जी शहबाज शरीफ साहब के हमें लंदन जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मसला ये होता है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसका अपना एक तरीक़ाकार है, उसमें उसमें आप जो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो अदालती कार्रवाई को जानते हैं उनको पता है कि अक्सर ऐसे होता है जब एक अच्छा वकील देखता है कि उसे लगता है कि उसकी दरख्वास्त मुस्तरद होने जा रही है तो वो फिर कोशिश करता है कि जितना वो रिलीफ ले सकता है उतना वो रिलीफ लेके और दरख्वास्त विड्रॉ कर ले। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि जो ऑर्डर आया है तहरीरी तौर पर उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये दरख्वास्त जो है वो विड्रॉ की गई है, उसमें लिखा हुआ है कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है इन टर्म्स के साथ और वो टर्म्स लिख दी गई हैं। इसमें हुकूमत क्या चाहती थी, हुकूमत ने क्यों इसको अच्छा जब ये इससे पिछली समाअत थी तो 99% लोग कह रहे थे आज तो 1 मिनट की समाअत होगी। क्यों? क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने मेन अपनी पिटीशन ही वापस ले ली है, मेन दरख्वास्त ही वापस ले ली है, तो फिर तो सब जब वो मेन दरख्वास्त वापस हो जाती है तो उसके बाद बतदरीज उसके ऊपर जो ऑर्डर्स आते हैं जो उसके ऊपर कार्रवाई वो सब खत्म हो जाती है। जब आपने मेन दरख्वास्त ही वापस ले ली, मेन पिटीशन ही वापस ले ली, वो तो शहबाज शरीफ ने वापस ले ली थी। अब हुआ ये कि हुकूमत एक अपील करती है, हुकूमत कहती है जी ठीक है इन्होंने वापस ले लिया और वो शहबाज शरीफ ने एक बारीक वारदात डाली थी, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। और हम इस प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि उसमें बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर जज साहब के हवाले से और वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी हम इसको लेके चलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आप क्यों लेके चलना चाहते हैं, उन्होंने तो वापस ले लिया। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि ये रवायत ना बन जाए ये फैसला और कोई ये ना कहे कि हमें सिमिलर स्पीड में इंसाफ चाहिए, रिलीफ चाहिए जैसे शहबाज शरीफ को मिला है। ये सारे जब मामलात हुए तो अदालत ने नोटिस किया, अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया। आज जब शहबाज शरीफ की साइड भी मौजूद थी तो उस वक्त जब ये अदालत में कार्रवाई थी तो अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने ये कहा कि हमारे सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि आप इसमें ये बात लिख दें ऑर्डर में कि ये रवायत के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता कि कल कोई भी ऑर्डर उठाए और कहे कि देखें जी जिस तरह शहबाज शरीफ के हवाले से फैसला है तो हमें भी इस तरह रिलीफ दें। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट की बात हो रही है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी हुकूमत के खिलाफ,
उस मामले को रोक दिया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अंदर ड्यू प्रोसेस हो, वफाक को सुना जाए, कोई एक टाइम दिया जाए। ये तो नहीं है कि आप 6 को दरख्वास्त दायर होती है, एतराज़ लगता है, 7 को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, आधे घंटे के लिए कुछ देर बाद के लिए फ़िक्स हो जाती है, फिर आधा घंटा दिया जाता है। तो मुख्तसर ये है कि जो रिलीफ हुकूमत चाहती थी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब लेना चाहते थे, वो रिलीफ उन्होंने लिया है। रिटर्न ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ कि दरखास्त जो है वो हुकूमत ने वापस ली है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी मैं इन टर्म्स के साथ वापस ले लेता हूं। और यही एक अच्छे वकील का होता है कि जो वो रिलीफ चाहता है वो रिलीफ ले ले, बजाय इसके कि वो दरखास्त मुस्तरद हो जाए। ये तो आपने बात कर दी हुकूमत की। मुझे ये बताएं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जिस तरफ इशारा किया, कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की है, अब हम सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात होते हैं वो लामहदूद होते हैं, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ देखते हैं आप चीज़ें? देखें, मसला ये होता है कि अब क्योंकि ये एक फ़ैसला था और उसके हवाले से आ गया कि अब ये फ़ैसला कहीं जो है वो कोर्ट नहीं हो सकता, इसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता किसी रिलीफ का, इसको रवायत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मैं ख्याल हुकूमत भी नहीं चाहेगी। और अदालत ने देखें इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, अदालत का एक एहतराम है दोनों अदालतों का, लेकिन ये बहुत बड़ी हुकूमत की फतह है कि जो वो रिलीफ चाहते थे वो ले लिया। और देखें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो हमेशा से जो आइन और कानून की बात होती है, आज एक और केस में वो मौजूद थे जब हामिद खान साहब के वो मुकाबिल खड़े हुए, तो उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि मैं इनकी बहुत एहतराम करता हूं, उन्होंने हमेशा जो दुरुस्त बात होती है वो किया। और बेंच ने भी कहा, उमर बंदयाल साहब ने भी, इसमें कोई शक नहीं है कि खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो हमेशा मेरिट की बात करते हैं और ज़बरदस्त बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि नहीं करनी। अच्छा, फिर आज ये खबरें क्यों चलती रही सिद्दीक साजिद साहब? इसी हवाले से मैंने देखा ना किसी की तरफ से कोई तरदीद आई, ना किसी ने कोई खास बात की, कि उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि तौहीन अदालत का जो भी केस वो मजीद पैरवी नहीं करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि वो तो तैयारी कर रहे हैं ECL के हवाले से, दरख्वास्त देने के हवाले से। ज़रा बताइएगा इस हवाले से। जी रीना, जो वजाहत थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से वो तो सदीक जान ने कर दी। अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के, इन्होंने कहा जी हुकूमत की फतह है, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी हमारी फतह है, हालांकि वो तो लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही वो दरख्वास्त जो थी वो वापस ले चुके थे। सॉरी, मैं कतई कलामी की बहुत माजरत, मैं सिर्फ एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं क्योंकि फिर उसके आप ये बात इस वक्त यह है कि वो नाम उनके ECL पे है, लेकिन जो एक मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि ECL पे है। अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो कोई बाहर चले जाएंगे। ये हाँ, बाकी पॉलिटिकल आप बताएंगे। नहीं, अदालत की तो बात ही नहीं हो रही है, उन्होंने जो भी किया कानून और आइन के मुताबिक किया। मैं तो पॉलिटिकल इसकी वो देख रही हूँ, इम्पैक्ट क्या होंगे इसके। ज़ाहिर है जी, जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह इस प्रोग्राम में आने से पहले मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो वो तो इसी चीज़ के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा रहे, वो राना सनाउल्लाह वाली जो बात है वो तो उसी को पकड़ कर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ ने बाहर चले जाना है। अच्छा। और ECL से जो नाम निकलवाने वाला वो जो मामला है, उन्होंने कहा जी कि अगर ये हुकूमत नहीं निकालेगी तो अदालत से रुजू किया जाएगा ECL से नाम निकलवाने के लिए। पहले तो चूँकि वो ब्लैक लिस्ट वाला इशू था, फिर और कुछ इश्यूज आ गए जिनको फिर जिस तरह उनको रोका गया, तो अब एक तो खुद उन्होंने कहा शेख रशीद ने कि ये दरख्वास्त दे सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो दरख्वास्त उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के हल्के कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो अदालत से ही रुजू करें ECL से नाम निकलवाने के हवाले से। और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो पहले वो नहीं लिखाई थी, वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है वो दिखाई जाएँ, क्योंकि ये भी तिब्बी बुनियादों पर जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। अब एक जो आपने बात की थी कि इसको हुकूमत ने ये चीज़ें चल रही हैं या कुछ और है, तो इस बारे में तो कहा जा रहा है कि हुकूमत तो आपको पता है एक वाज़ेह लाइन लिए हुए है, वो तो शहबाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म का, हुकूमत से मुराद इमरान खान, वो तो इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे। लेकिन मानी खेज बात जो की है कमर ज़मान कायरा ने, बेशक वो आप चला भी सकते, जो उन्होंने आज कहा भी है कि ये NRO जो है एक तरह का रिलीफ जो है वो तो अटॉर्नी जनरल ने दिया है। अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने इसको पॉलिटिकल अंदाज में लिया है, क्योंकि वो ये बात उनकी मैं इस वजह से भी दुरुस्त समझता हूँ। जो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, इस बात की उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी बातचीत जिन लोगों से चलनी चाहिए शहबाज शरीफ की हद तक वो चल रही है, लेकिन हमारी इमरान खान से या इमरान खान की किसी हुकूमत के किसी ओहदेदार से, वज़ीर से, किसी भी सतह पर कोई बात नहीं चल रही। हाँ, ये बात है कि जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत हो रही है वो बिल्कुल हो रही है, और इसी वजह से ये जो आज आया है एक फ़ैसला कि हुकूमत ने दरख्वास्त वापस ली है, तस्दीक जाने का जी निपटा दी गई, वो तो ज़ाहिर जो तहरीरी आर्डर उसमें लफ्ज़ वापस लेने का वाकई नहीं है, तो वो अब दरख्वास्त निपट गई है, तो वो अब इसको कह रहे हैं जी हम इससे आगे बढ़ेंगे। और वो जो आप बात कर रही थी मफाहमत और मज़ाहमत वाली, तो
तो वो मुफाहमत वाली जो चीज़ है वो तो अब आस्ता आस्ता जिस तरह जब से नहीं, मेरे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने बेसिकली एक स्टोरी दे दी है। आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान साहब तो नहीं चाहती कोई ऐसी चीज़ हो, तो इसका क्या मतलब है? जरा इस पे जरा रोशनी बता दिया है, अटॉर्नी जनरल ने वापस नहीं ली, अच्छा, निपटा दी है अदालत ने। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो हुकूमत को तो इस बात का फ़ायदा है कि शहबाज शरीफ जाएं लंदन, तो फिर रोका क्यों था? ठीक है, वो तो ठीक है, तो हुकूमत के अंडर ही आती है ना, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने रोका, ये बहुत बड़ा इकदाम था। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद रोकना, एक तरह से इदारों के आमने सामने इदारे आ गए थे, हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने नज़र आ रहे थे। बड़ा ये मामला बहुत इसके नताइज जो है वो संगीन हो सकते थे हुकूमत के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली दरखास्त की वजह से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू आया है ना कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, जो शहबाज शरीफ साहब ने उनका इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ जाते तो हुकूमत को फ़ायदा है इसका, हुकूमत को फ़ायदा है इसका। लेकिन इमरान खान तो नहीं जाने देगा ना जी, वो तो किसी सूरत नहीं जाने देगा। वो तो मेरी सीनियर वजीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ तक जब इसको रोका गया तो लंदन से मैंने कल भी बोला कि उनको एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा जी अगर आप शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहे तो मरियम को ही भिजवा दें। तो खान साहब से जब शेख रशीद ने बात की तो खान साहब ने बोला कि शेख साहब मैं शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहा तो मरियम को कैसे जाने दूंगा। वो उनका इतना सख्त स्टांस है। लेकिन वो जो नून लीग वाले जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो कह रहे हैं भाई हमारी तो खान साहब से सारे मसले के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, हमारी तो बातचीत हो रही है उन लोगों के साथ जो कि चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, सिस्टम आगे बढ़े, क्योंकि अब इलेक्शन में 2 साल रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और इनको बिठाने की कोशिश की जा रही है। मेन जो इशू है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को भी एग्री किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर जो है वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी, वो है इंतखाबी इस्लाहात का इशू। इस मामले को सही तरीके से डील नहीं किया हुकूमत ने कि आप ये देखें, स्पीकर की ज़ेर सदारत एक पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, नाम मांगे उन्होंने, नाम जो है वो हुकूमत को कुछ लोगों ने दे दिया, अपोजिशन ने नहीं दिए, सिर्फ इस वजह से कि जो स्पीकर का रवैया है वो जानिबदाराना है। अब स्पीकर ने असद कैसर ने ये किया कि मामला दोबारा भिजवा दिया कायमा कमेटी के पास। इस दौरान हुकूमत ने क्या किया कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो ख़त्म करके इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उसके ऊपर अपोजिशन मजीद सीखपा हो गई कि हमारी जो तजावीज़ हैं जो हम कमेटी में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जिसके बाद बाबर अवान भी कर चुके हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाले जो इशूज हैं, यानी कि आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में बैठेंगे इन सारी चीजें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। पीडीएम क्या करेगी फिर? पीडीएम की जो, हाँ ये आपका बड़ा अहम सवाल है, पीडीएम की जो सियासत है बाहर की, पार्लियामेंट के बाहर की, वो देखेंगे मौलाना फजल रहमान और ये मरियम नवाज जैसे ही, क्योंकि शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरा जो काम होगा बतौर अपोजिशन लीडर वो मैं पार्लियामेंट के अंदर करूँगा। और वो एक फैसला करके आए थे जब उन्होंने पार्लियामानी लीडर्स को डिनर दिया था, उसमें उन्होंने एक फैसला किया, अगले दिन जाके उन्होंने पीडीएम के इजलास में बता दिया। उन्होंने कहा जी पीडीएम बाहर क्या करती है, एहतजाज आपने करना या नहीं करना उससे मेरा सरोकार कोई नहीं है, लेकिन मेरा जो अंदर का जो मैंडेट है कि हम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर ये संजीदा हुए, हमसे इन्होंने किसी और सतह पे और स्पीकर का रवैया हमें लगा कि वो वाकई गैर जान बना, या किसी और को बना दे, परवेज़ खट्टक है, शाह महमूद कुरैशी है, शफकत महमूद है, इनको वो चेयरमैन बना दे तो वो हम उनके साथ बैठ सकते हैं। फिर बजट वाला इशू है, उसके ऊपर अगर ये कंक्रीट कोई चीज़ें लेकर सामने आते हैं उसके ऊपर बात हो सकती है। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ मिलकर बजट की मंजूरी उन्होंने रखवानी है। हाँ, इस सिलसिले में भी बात हुई हमारी एक सीनियर अहदेदार से, तो उन्होंने कहा कि भाई बजट तो इन्होंने पास वैसे ही करवा लेना है, तो हम अगर ना भी होंगे, हाँ अगर हम ना भी होंगे तब इन्होंने पास करा लेना है। हम मौजूद रहकर जितना एहतजाज, हंगामा राई, कोई धींगा मुश्ती कर सके वो हम करेंगे ताकि हमारा एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इस वजह से हम पार्लियामेंट के अंदर जो बात होगी उसको शहबाज शरीफ देखेंगे। सदीक जान, मैं कल ये देख रही थी कि एक बहुत बड़े वफाकी वजीर हैं, बहुत सीनियर वफाकी वजीर हैं, वो ये फरमा रहे थे कि हम ब्रीफिंग देंगे अपोजिशन को, शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देंगे, बाकी सारी जमातों को ब्रीफिंग देंगे ताकि उनको पता चले कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा जो भी बात होगी वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। उसके बाद खबरें तो कुछ इसी तरह की यहाँ पर आ रही हैं, कोर्ट का तो जो भी था वो हमारे सामने नजर आ गया, लेकिन खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में ईसीएल से शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी जैसे गए थे, हाँ जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए थे, तो कुछ लोग ये समझते हैं कुछ ऐसे ही हालात होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे और वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब के
शो में कि मैं जाके घुटने पकड़ लूंगा अपने भाई के, उनके पाँव पकड़ लूंगा, तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि इस तरफ हालात जा रहे हैं। आप ये तो आपकी हो गई जो आप हमें बीट करते हैं अपनी, लेकिन पोलिटिकली साइड पे आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर तो शहबाज शरीफ भी उसी ज़रिए से रब्ता करेंगे जिस ज़रिए से शाहिद खान अब्बासी साहब ने किया था, तो फिर तो जरिया क्या है? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली। फिर तो कोई नहीं रोक सकेगा शहबाज शरीफ को। वो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ जो है वो दरख्वास्त देंगे हुकूमत को, फिर वो अदालत से रजू करेंगे और अदालत से जाएंगे। लेकिन अब तक मैंने कुछ बाखबर लोगों से जो बात की वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका ज़मानत की हद तक ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं था कि वो लंदन भी जाएंगे, और अगर उन्होंने लंदन जाना होता तो फिर ये इतना आसान भी नहीं था हुकूमत की जानिब से कि वो FI को कह के वहाँ पे रोक लेते। कोर्ट ऑर्डर्स उनके पास थे। तो ये है कि अब शहबाज शरीफ, जो मैंने आपको एक बात कही थी ना कि फ़ायदा है हुकूमत को, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त, शहबाज शरीफ के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उसकी वजूहात कुछ और भी हैं। एक वजह तो आपको पता है कि ज़ाहिर है वो इतने सीनियर हैं और भतीजी जो उनके साथ कर रही है, और भतीजी ने शाहिद खान अब्बासी को मैदान में उतार दिया, और जो बात शहबाज शरीफ करते हैं वही उसके मुख्तलिफ बात शाहिद खान अब्बासी बैठ के टॉक शोज़ में करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, और फिर मरीम कहती है मैं शाहिद खान अब्बासी के साथ हूँ। तो ये सियासी तौर पर बड़ी इंसल्ट है शहबाज शरीफ की। लेकिन इससे बड़ा भी एक मामला है, शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक स्टेज के ऊपर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ के केस, उनके ऊपर कई ऐसे केसेस हैं कि अगर वो एक माह चलता रहे रोज़ाना की बुनियाद पे तो शहबाज शरीफ का फैसला आ जाएगा। ठीक हो गया। और उनके ऊपर जितनी ट्रीटीज और जितने केसेस हैं, अगर उनके ऊपर 50 इल्ज़ाम हैं, उनमें से एक इल्ज़ाम भी साबित हो जाता है तो वो भी जो है वो नायल हो जाएंगे। और साथ ही उनके बेटे के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। उनका एक बेटा इश्तिहारी है, बाहर बैठा है, उनकी बेटियों के ऊपर केसेस हैं, उनके दामाद इश्तिहारी है, बाहर है। तो शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ के बयानी के साथ बगावत नहीं करेंगे और माफ़ी तलाफ़ी और कहीं से कोई रिलीफ या मामला ठीक ना हुए तो शहबाज शरीफ का भी सियासी कैरियर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछले दिनों कामरान खान साहब के शो में जो बात की तरह वो चलाइएगा शॉट। आप कह रहे हैं कि बेसिकली उनको नवाज शरीफ साहब के बयाने से हटने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो वहाँ पर जाते हैं, और वो कह रहे हैं इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा, मसलन कोई वो हमें एम्बिग्युइटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे इस बारे में कहा जा रहा था कि पहले टिकट करा ली, सब कुछ करा लिया, कुछ हो सकता है कि वो बाहर चले जाएं, और था भी सारी चीजें, फिर FIA ने रोक लिया। अभी भी अगर आप नोट करें तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जब मैं बाहर जाऊंगा मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम जो इदारे हैं उन्हें साथ लेकर चलेंगे और मुफाहमत की तरफ जाएंगे। जरा इस पर बात करें सदीक जान। ये बात दुरुस्त है, उन्हें भी पता है, वो भी अपने भाई को जानते हैं, तो उनको पता चल गया ना उन्होंने क्या पॉलिटिक्स करनी है। जिनको पहले पिछले दौर में मच्छर काटते थे, अब तन्हाई काटती थी, तो उनको पता है कि भाई साहब को जब मैं इतना कहूँगा कि भाईजान अगर तो मुफाहमत की तरफ नहीं जाते तो फिर किसी भी वक्त आपको वापस ला के जेल में डाल दिया जाएगा, फिर ना मुझे कहिएगा। और इसमें भी किसको नहीं पता कि शहबाज शरीफ की काविशों और कोशिशों से नवाज शरीफ बाहर गए। आप देखें, जब नवाज शरीफ बाहर गए तो शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से नहीं गए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसलिए बाहर गए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो डील नवाज शरीफ साहब के पास लेकर गए थे वो ये थी कि एक तो आप बाहर चले जाएं, 1 महीने के बाद मरियम आ जाएगी, और तीसरा ये है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी और इसकी सरबराही कोई और करेगा। नहीं, नेशनल गवर्नमेंट। और जब सारा धोखा हुआ, सारी चीजें सामने आई, तो उधर बैठ के लंदन में नवाज शरीफ साहब जो थे वो बड़े नाराज थे अपने भाई से। ऐसे कुछ मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जब शहबाज शरीफ, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जब नवाज शरीफ बाहर गए तो आपको याद होगा उसी दिन एक ट्वीट आया था शहबाज शरीफ साहब की जो बहू है उन्होंने एक ट्वीट किया था, गेम चेंजर। वो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी तस्वीर लगी हुई थी, गेम चेंजर और वो सारा। तो शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है उस वक्त तो एक बड़ा एक अचीवमेंट थी उनकी कि नवाज शरीफ को जेल से सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान की अदालतों की जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजना, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख के चंद अजीब मामलात में से एक था। वो उन्होंने कामयाबी से किया। अब जो है अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुफाहमत वाले पॉलिसी पे नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो कंटिन्यू करें। बहुत से राजों से जो है ना वो पर्दा हम नहीं उठा सकते, ज़ाहिर है एहतियात भी करनी पड़ती है, लेकिन इस उनके बाहर जाने में, नवाज शरीफ के बाहर जाने में आप PDM और मौलाना फजल रहमान के किरदार को ना बोले। उनके पहला जो धरना था उसके बाद जो चौधरी बरादरान ने जो एक रोल प्ले किया था उसको आप नज़रअंदाज मत करें। ठीक है, शहबाज शरीफ का भी एक किरदार था, लेकिन जो मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से उस वक्त ही की गई थी और उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने में एक रोल प्ले किया था। बल्कि आपको याद होगा उस धरने के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी था कि तकरीबन मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए मौलाना फजल रहमान को दिए गए। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हक़ जो है वो रकम अदा भी किया।
तो ये मौलाना फजल रहमान का भी इसमें जो था वो रोल था। और अभी भी ये जो इन्होंने कहा है इंटरव्यू में, आप खुद आपने तो खुद वाजे कर दिया ना, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं इलाज के लिए जाऊंगा। तो ये वो बड़े पुरुमीद हैं कि ये जाएंगे। और ये जो सिद्दीक जान साहब वाली बात है ना कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट क्यों जाएगी? डेफिनेटली सी बात है, अगर वहाँ जाएंगे कोई सेटलमेंट हो गई, कोई चीजें आएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि तो पीपल्स पार्टी भी तैयार बैठी है। जरा कमर जमान कायरा साहब को तो सुने, अगर आप इजाजत दें जरा कमर साहब को सुने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं और आने वाले इलेक्शंस के बारे में। देखिए ये जो कमर जमान कायरा साहब जो है ना, इन्होंने जो बात की बड़ी अहम बात है। इससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो नज़र है ना सबकी वो 2023 के इलेक्शंस पर है। अगर मुस्लिम लीग नून ने अभी कोई हिकमत अमली ना इख्तियार की तो कोई पता नहीं कि क्या होगा। क्योंकि जो मुझे कमर जमान कायरा साहब की बात से एक इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर वहाँ पर तो बहुत काम ख़राब है, आपस में वो लड़ी जा रहे हैं, इधर हम तैयार हैं, आप हमें मौका दें। जी देखिए जो शहबाज शरीफ है ना जी, जो अभी इन्होंने कहा कि उनका जो बाहर जाना, या आपने जो बात की, शहबाज शरीफ साहब ने एक बाकायदा फील्ड सेट की पहले, उन्होंने भी और उनके बेटे हमजा शहबाज ने भी, कि भाई ये मफाहमत है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये भाई साहब तक पैगाम पहुंचाया। फिर पार्टी को देखो उन्होंने किस तरह साथ लिया, MPAs MNAs और पार्टी के सीनियर रहनुमा जो 3 दिन मुशावरत थे, हम उसी के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर फिर नवाज शरीफ को अभी उन्होंने अपना इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जाहिर है कि जब वो पाँव पकड़ने वाली, और किस लिए पाँव पकड़ने हैं, पाँव यहीं पकड़ने हैं कि 2023 का इलेक्शन है, 165 नशिस्तें हैं पंजाब में, 85-86 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उसे आगे जाने की बात करेंगे ना, पंजाब में हुकूमत बनाने की बात करेंगे ना पीपल्स पार्टी का। जहाँ तक और मरियम के लिए शायद कुछ बात की जाए, मरियम को भी आप, हाँ बिल्कुल, मरियम के लिए भी, और मरियम को भी अपना अब तर्ज सियासत बदलना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब वो उतनी मुतहर्रक नहीं है जितने जो हैं वो चचा मुतहर्रक हैं। वो ठीक है कि जो सिद्दीक जान ने बात की कि उनका आपस में एक क्लैश है, लेकिन कंट्रोल जो इस वक्त पार्टी के अंदर कंट्रोल है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो नोटिफिकेशन तक हो रहे हैं, वो शहबाज शरीफ की हिदायत पर हो रहे हैं। वो इसमें तो मरियम नवाज को कोई नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा एक और आपकी खबर है सिद्दीक साजिद साहब, जिसका मैं कमेंट आपसे लेना चाहूँगी सिद्दीक जान साहब। ये PDM वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि जो महंगाई का वाला सारा इशू है ये हम अदालत पे लेकर जाएंगे। जब PDM बनी थी उन्होंने ये कहा था हम लोगों को जमा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हुकूमत जो है वो कितना वो किस तरह की उसकी कारकर्दगी है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से हम सुनते हैं तो इदादो शुमार तो बहुत अच्छे हैं। तो अब ये जो उन्होंने पॉलिसी बदली है कि वो हर चीज़ को अदालत पर लेके जा रहे हैं, क्या रीज़न देखते हैं आप? फेलियर वजह यही है कि ज़ाहिर उन्हें पता है कि अवामी महाज पे उनको कोई अब ना तो पहले भी कोई ख़ास पज़ीराई नहीं मिली, अब भी नहीं मिलनी। और ज़ाहिर है वो कहते हैं कि थोड़ा सा मीडिया कवरेज भी आती रहे, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो अदालतों में जाएंगे। ये वही लोग हैं जो हमेशा अदालतों पर तनकीद करते थे कि इस तरह की हुकूमतों के मामलात में, इस तरह के पॉलिसी मैटर्स में, इस तरह की चीज़ों पर अदालतों को है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो सोमोटो के ख़िलाफ़ थे। ये वो लोग हैं, आपको याद होगा नवाज शरीफ का जो केस था, सरखान केस, उसमें क्या कहा था खुर्शीद शाह साहब ने कि हम नवाज शरीफ साहब की दाढ़ी जो है दाढ़ी FIA के हाथ में नहीं देंगे। आज ये क्या चाह रहे हैं कि अदालतें इन्वॉल्व हों और अदालतें इस हुकूमत के खिलाफ फैसले दें। और महंगाई के ऊपर अदालतों ने क्या फ़ैसले देने हैं? अदालत क्या कर सकती है महंगाई के ऊपर? ये हुकूमती मामलात हैं। आप पार्लियामेंट में जाएँ, बजट आ रहा है, बजट में आप अपनी तजावीज़ दें और आप बैठें हुकूमत के साथ, और या आपने कोई टफ टाइम भी देना है तो वो आप ये दें। आप 5 मोटी मोटी चीज़ें उनको कहें कि आप बजट में ये कर सकते हैं, और जो रीज़नेबल चीज़ें जो हो सकती हैं वो आप करें। ये तो फजूल बात है ना। आप देखिए जो मीडिया ऑर्डिनेंस आ रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। और एक बहुत बड़े वफाकी वजीर हैं, और जो ये स्टोरी आ रही है करप्शन की है, वो देखें ना दिन दहाड़ने वाली स्टोरी है। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की स्टोरी है। ये पूरी, जब मैं वापस आती हूँ ब्रेक से तो मैं आपको बताती हूँ ये पूरी कहानी क्या है और ये करप्शन की दास्तान क्या है। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक बहुत बड़ी जो करप्शन की दास्तान है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात मैं कर रही हूँ। अभी तक जो इसका मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो भी नहीं हो सका। कोई मुस्तकिल इसका चेयरमैन नहीं है। जो कायम मकाम चेयरमैन है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, ये मुबैना करप्शन की दास्तान है। जो कायम मकाम चेयरमैन है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनको अपॉइंट किया जा रहा था और काबीना में उनकी डिस्कशन की जा रही थी तो जितने भी फैक्ट्स हैं उनके हवाले से वो सब गलत बताए जा रहे थे। और इस हवाले से, जैसे कि मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, इस हवाले से उनका
उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक बड़ी छोटी सी उन्होंने मुलाजमत की हुई है जो कि FBR में की हुई है, लेकिन वो किसी के बहुत करीब हैं और इस वजह से वो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के। इसके अलावा जब आप कायम मकाम चेयरमैन बनते हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के तो आपको घर मिलता है एक बहुत बड़ा सा, फिर आपको गाड़ी मिलती है एक बहुत बड़ी सी, लेकिन वो जो घर और गाड़ी है एक बहुत बड़े वफाकी वजीर के पास है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने कायम मकाम चेयरमैन तो लगा दिया, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के सब बंद है, क्योंकि ये जो कायम मकाम चेयरमैन है 10 लाख से ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो भी कोई काम नहीं कर रहा, वो भी कोई बॉडी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर इनको कायम मकाम, जिन हज़रत की मैं बात कर रही हूँ, उनको क्यों लगाया गया? कराची पोर्ट ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी ज़मीन है, एक बहुत प्राइम लोकेशन पे एक ज़मीन है जो तकरीबन 2000 एकड़ की बनती है और ये बहुत कीमती ज़मीन है। इसके ऊपर नज़र है उस वफाकी वज़ीर की, जिसकी वजह से जो कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया इन हज़रत को कराची पोर्ट ट्रस्ट का, इसके साथ साथ कहा यह जाता है इसमें बहुत से सूबाई वफाकी जो वज़ीर हैं वो भी शामिल हैं और साबिक़ वज़ीर आला सिंध के दामाद भी इसमें शामिल है। वो भी चाहते हैं कि ये जो अराजी है इसमें कहीं से उन्हें हिस्सा मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मुबैना सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैंने ये शेयर इसलिए किया कि इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते हैं वो मेरिट पे ही चीज़ें को लेकर चलेंगे। अब काबीना से एक बंदे की अप्रूवल होती है जिसका वो बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसका वो प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कायम मकाम चेयरमैन बनता है और जो उसको चीज़ें दी जाती हैं वो एक वफाकी वज़ीर के जो है वो यूज़ में आती हैं। फिर 2000 एकड़ अराजी का मसला है, प्रोजेक्ट्स बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो काइंडली इसको कंसिडर करें। इस हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि हम उस वफाकी वज़ीर से कॉन्टैक्ट करें और वो हमें आकर बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि अभी तक एक मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो इसका नहीं लगाया जा सका। मैं चाहूँगी कि सिद्दीक साजिद साहब अगर आप इस पर कॉमेंट करना चाहें, वरना मैं अगली स्टोरी की तरफ जाऊँ। एक वफाकी तहकीकाती इदारे को ये शिकायत मसूल भी हुई है और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुबैना तौर पर जो FBR के एक साबिक़ ऑफिसर थे उनको ये जो है वो काबीना को अंधेरे में रखते हुए उनके सामने सारे हक़ाइक़ जो है वो बयान नहीं किए गए और उनको कायम मकाम चेयरमैन लगाया गया और 6 माह हो गए हैं जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी काम जो है वो नहीं कर रहा। अब जो वफाकी वज़ीर साहब हैं जो कि इस वक्त KPT हाउस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम है। और एक ऐसा, बल्कि ये तो यहाँ तक बात की जा रही है कि एक जो रिंग रोड का स्कैंडल है ये उसी तरह का एक स्कैंडल बनेगा, क्योंकि जो आपने बात की है 2000 एकड़ ज़मीन की, असल इशू वो है उसी के ऊपर सबकी नज़रें हैं। और जिस तरह साबिक़ जो वज़ीर आला हैं कायम अली शाह, उनका भी आपने उनके जो दामाद का नाम लिया, वो भी इस सारे मामले पे नज़र रखे हुए हैं। सिर्फ यहाँ का तक का मामला नहीं है, ये भी मैं अलीना आपको बता दूँ गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो ज़मीन 2000 एकड़ से ज़्यादा है उसकी लीज़ के हवाले से भी कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार में मामला उठा था। वो भी इसी तरह का एक केस है, उसको भी लीज़ पर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो ज़मीन मुतनाज़ा है, कुछ उसका हिस्सा जो है वफाक के पास है, कुछ सिंध हुकूमत उसके ऊपर मलकियत का दावा कर रही है और कुछ को बेच दिया गया है। तो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से निकल रही हैं। तो आप जिस इदारे के पास रिपोर्ट आई है वो इसकी तहकीकात करें, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी इस चीज़ को डाला गया है और जिन डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रही हैं अब तो ज़्यादा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने जो हैं वो आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि मैंने हमेशा बात की है कि इमरान खान साहब के किरदार के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादिक हैं, अमीन हैं और एक ईमानदार शख्स हैं, लेकिन अगर उनकी नाक तले ये सारी चीज़ें हो रही हैं और शायद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस तरीके से कैसे लोगों को जो है वो इस तरीके से अपॉइंट कर लिया जाता है, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो यही वो करप्शन केसेज हैं जो हाईलाइट होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप इस केस पर गौर कर सकते हैं तो ज़रूर गौर करें। लेकिन अगली स्टोरी की तरफ आऊँगी। हमें हमेशा से पता है कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन कल मैं सुन रही थी शहबाज गिल साहब को, वो एक शो में बैठे हुए थे और उनका मीडिया के बारे में क्या कहना है पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ और फिर हम बात डिस्कस करेंगे। वो मीडिया ऑर्डिनेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। लोग ये कह रहे हैं जो मीडिया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि वो बेसिकली आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन लगाने के बराबर है। लेकिन कल जो शहबाज गिल साहब ने बात की है पहले उसको सुनते हैं और फिर उस पर डिबेट करते हैं। जान साहब क्या रगड़ा लगाया जा रहा है? ये जो शहबाज गिल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, बिकॉज 3-4 साल से तो मैं भी देख रही हूँ उनकी गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप ये कहें कि आपका कन्विक्शन रेट जो है वो 0 के बराबर है, क्या ये इसमें रगड़ा है? ये तो एहतसाब पे बात हो रही है। उस्मान बुज़दार साहब अगर डिलीवर नहीं कर रहे, अगर इस पर बात करें तो क्या ये कोई गलत बात है? अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो वो डिलीवर नहीं कर रहे। फिर इसके साथ साथ जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की जो मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेसिकली देखें ना, रियासती इदारों पर बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ वैसी बातें होती हैं, इसलिए हमने जो है ना
वो ये ऑर्डिनेंस मीडिया का लेकर आए हैं। तो शहबाज गिल साहब, बल्कि हम सबको पता है कि इस मुल्क का आइन जो है वो रियासती इदारों के बारे में बहुत क्लियर है। अगर रियासती इदारों के बारे में कोई बात की जाती है या कोई ऐसी चीज होती है तो उसके हवाले से तो प्रॉपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो आप मीडिया ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, रियासत का नाम लेके, एक्चुअली आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? जी देखिए, एक तो ये कि जब ये ऑर्डिनेंस आएगा तो फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें देख लेंगी इस मामले को। जैसे पहले सोशल मीडिया रेगुलेशंस लाना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अदालतों ने रोक दिया, लेकिन इसमें बहरहाल मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे, जितना इन पिछले 3 साल में इस हुकूमत के खिलाफ एक है जायज़ तनकीद। अच्छा, अभी आपने एक स्टोरी कही, आपने कहा ये चीज़ें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को देखनी चाहिए, उनकी टीम को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, ठीक है। एक इशू है ना, आपने उस इशू पे, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एक एजेंडे के तहत जितनी फेक न्यूज़ इस दौर में आई हैं, मैं समझता हूँ इतनी पिछले 10 सालों में मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं आएंगी जितनी इस 3 सालों में आई हैं। जायज़ तनकीद करें आप बिल्कुल जायज़ तनकीद करें, आप दिखाएं कि महंगाई कहाँ पर है, आप दिखाएं बैड गवर्नेंस कहाँ पर है, स्कैम्स दिखाएं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इस हुकूमत के 4, 5, 6 जो बड़े स्कैम्स हमें नज़र आते हैं, वो तो सारे हुकूमत की अपनी इंक्वायरी के बाद चीज़ें सामने आई। तो मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत ने भी जायज़ तनकीद को भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये भी अगर हम ये कहें कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो आपको लगता है जायज़ तनकीद है या जायज़ नहीं? ये जायज़ तनकीद है, ये जायज़ तनकीद है। अगर हम माफिया की बात करें, देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब टॉक शोज में बुलाया जाता है तो आपके एक रिप्रेजेंटर होता है हर जमात का, वो कहता है जी फलां बंदे को बुला ले, वो आके रिप्रेजेंट करेगा। अगर वज़ारत इत्तलात और नशरियात अपना केस सही तरीके से नहीं बता सकी, अगर पैमरा सही तरीके से चीज़ों को लेकर नहीं चल सका, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे जिसमें आपकी आज़ादी, मेरी आज़ादी और जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, ये जितने भी आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले हैं, उनके ऊपर आप कहेंगे कि जी बस बंद कर दे, खत्म हो गई बात, और मुझे हमें रगड़ा लग रहा है, और रियासत का नाम आप इस्तेमाल करेंगे। साहब बात करेंगे, उन्होंने ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसको देखा होगा, मैंने इसको नहीं देखा। 2 चीज़ें, एक तो अभी आपने कहा ना कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अगर हम कहते हैं कि ठीक नहीं है, तो साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों ठीक नहीं है, क्या क्या चीज़ें जो उसने नहीं की। दूसरी बात यह है, मेरा कंसर्न ज़्यादा मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया रेगुलेशंस और ये चीज़ें हैं। देखिए मसला ये है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, आप इदारों के ऊपर आप गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप जो है वो ख़वातीन एंकर्स के ऊपर आप जो मर्जी बात करें, आप जिसके ऊपर जो मर्जी बात करें, आप लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर बात करें। मेरे अगर मैं एक फेसबुक पेज चला रहा हूँ, उसके 1 मिलियन लाइक्स हैं, मुझसे कोई पूछने या उसका नाम कोई भी, किसी को नहीं पता कि पीछे कौन बैठ के चला रहा है। मैं किसी के मजहब पे बात कर दूँ, मैं किसी के खिलाफ, किसी के हवाले से जो मर्जी उसके ऊपर इल्जाम, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बना हुआ है ना साइबर क्राइम विंग, व्हाट आर दे अप टू, तो जो कर रहे हैं वो आपके सामने। जी सिद्दीक साजिद साहब, देखिए ये जो चीज़ है, हमें तो उम्मीद थी कि दूसरी मरतबा ये वज़ीर बने हैं फवाद चौधरी साहब, तो कुछ मीडिया पे मेहरबानी फरमाएंगे, लेकिन आते ही ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अब ये जो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस PDMA का जो नाम दिया गया है, जी जी, ये बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं उनको ये ख़त्म करने जा रहा है। नंबर 1 जो आपका पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस 2002 है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसके बाद प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, वो ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ जो उनकी शराइत होती हैं सर्वर्स की, वो ख़त्म हो जाएगा। पैमरा का जो है ऑर्डिनेंस जो एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस वो ख़त्म होगा। खौफनाक बात ये है, और ये सदीक जान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हमें नहीं कर रहे रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक और उसको प्रिंट मीडिया को, डिजिटल मीडिया समेत तमाम हर किस्म का मीडिया। और नाम क्या दे रहे हैं अलीना जी? नाम ये दे रहे हैं एक शफाफ, ट्रांसपेरेंट जो है वो हम एक अथॉरिटी कायम करेंगे, और जो जिसके अंदर इस सब सारे के सारे मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। दूसरी बात, हर मीडिया जो प्रिंट हो या डिजिटल हो, उसको लाइसेंस की जरूरत होगी मुल्क में ऑपरेट करने के लिए, पसंद से देंगे, ठीक है। जब चाहे इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जब चाहे इसको लाइसेंस दे दिया, और उसमें ये तो फिर पैमरा शमरा सारा ख़त्म हो जाएगा। जो प्रिंट मीडिया के हवाले से कवानीन है वो भी इसमें ख़त्म किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि आप जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमारी कुछ तंजीमें, हमारे कुछ इदारे, किसी से कुछ नहीं पूछा गया, कोई मुशावरत नहीं की गई, और वो जनाब जो होता था डिक्टेटर के दौर में उसी तरह का काम किया गया बगैर मुशावरत के। और ये जो दावे कर रहे थे अपना शहबाज गिल साहब, सॉरी टू से, वो एक तस्वीर का हमेशा एक रुख पेश करते हैं, ठीक है। जो ये बात कर रहे हैं सदीक जान साहब, कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी बतौर साफ़ी आयद होती है। लेकिन सदीक जान साहब तो ये कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती की गई है इस गवर्नमेंट के साथ, जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं, और मीडिया ने काफ़ी, मसलन वो जो शहबाज गिल साहब वाली जो मुझे तासुर आया आपकी बात से, कि शायद
कहीं ना कहीं एक नेक्सस है जिसने बहुत ज्यादा टारगेट किया है। बिल्कुल है, देखें ये बात भी ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत से एंकर्स गए थे ना, जिनमें से आज वही एंकर्स हैं जो किसके साथ खड़े हुए। लेकिन सर यही वो एंकर्स हैं जिनके ऊपर ये इस वक्त सवालिया निशान उठा रहे हैं, या उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, या उनको कह रहे हैं कि बेसिकली ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इन्हीं के शोज में जाते रहे ना ये सर, मुकद्दस इन्हीं को इनके बड़े बड़े इनके वो करते रहे कि ये बहुत अच्छे एंकर्स हैं सब। लेकिन आप मुशावरत तो करें, आप बैठे तो सही, आप बैठे तो सही, मुशावरत तो करें, फिर आप ले आए, फिर आप नहीं उनसे ये सवाल हुआ। जब पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट भी चल रहा है, ऑर्डिनेंस लाने की क्या, आप बाईपास कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट को कैसे एक अच्छी लेजिस्लेशन को आप बुरे तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उनसे सवाल हुआ कि आपने मशावरत क्यों नहीं की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते तो कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। वहां पर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि जिनको टिकट्स दी गई हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, फिर से इलेक्टेबल्स की ज़्यादत। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कश्मीर इलेक्शन के हवाले से इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जैसे कि हमें पता है कल बनी गाला के बाहर कुछ लोग थे जो आए थे, जिन्होंने जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया था। और वहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बेसिकली जिस तरीके से टिकट्स तकसीम की गई हैं उस पर सवालिया निशान है। और ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स थे जिन्होंने 24 साल या 25 साल PTI का साथ दिया है, दोबारा से उन लोगों को उस तरीके से टिकट्स नहीं दी गई, उनको निगलेक्ट किया गया है। और जिनको टिकट्स दी गई है, जैसे कि पिछले इलेक्शंस में अचानक से इलेक्टेबल्स की सियासत का आगाज़ हुआ और बाद में फिर हुकूमत के वज़रा आके ये बोलते हैं कि बेसिकली इनका तो हमारे नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्या बात करें। तो अब भी कहा यह जा रहा है कि कश्मीर में जिनको टिकट्स दी जा रही हैं वो इलेक्टेबल्स को ही दी जा रही हैं जो जीत जाएं, मसलन बस जिनके कोई भी ज़रूरत नहीं है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वही जो पुराने सब लोग हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है बशारत मुगल साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे जानेंगे कि एक्चुअली इस वक्त कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें क्या चल रही हैं। जी बताइएगा। जी अलीना, बिल्कुल जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उसकी तैयारियां और जो इंतखाबी मुहिम है उसको शुरू कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जो टोटल हमारी नशिस्तें मुतरप्पिन हैं और बराह रास्त जो इंतखाबात के जरिए लोगों को इलेक्ट किया जाता है वो 45 है, और आज़ाद कश्मीर में जो कुल इंतखाबी हल्का जात है वो 33 है। और इसमें माजीन मुकीम पाकिस्तान के कुल हल्का जात 12 मरते हैं और मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन में 5 आती हैं, टेक्नोक्रेट है, एक उलमा मशाइख है और समुंदर पार जो कश्मीरी है उनकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो मसलसल उसमें तब्दीली आती जा रही है और तारीख इंसाफ नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि जवाहर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कासान जो रियासती जमात है यहाँ की, वो भी 4 से 5 नशिस्तों के ऊपर मुकाबला करेगी, जिस तरफ आप इशारा कर रही है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त हुकूमत है वो अपनी तरफ से अभी तक उन्होंने अपनी जो पार्टी टिकट है वो अभी तक जारी नहीं की है, जबकि जिस PTI का आप जिक्र कर रही है उसमें इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के जो मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात है उससे लेकर दूसरी जमातों से भी लोग जाने के लिए तैयार। स्पीकर असम्बली नारुल हक के साबिक गुजरा में अली शाह चौधरी शहजाद है, और इसके अलावा मेंबर असम्बली जो मुजफ्फराबाद से अली रजा बुखारी और सईद चुगताई भी शामिल हो चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर के जो PTI के खिलाड़ी हैं उनके अंदर शदीद रद्द पाया जाता है कि वो उनका यही कहना है, जिस तरह कर रही है कि हम लोग कुर्बानियां देते हैं, अगर वही पुराने चेहरे लेके दोबारा आए तो फिर हम जो इतना हम कुर्बानी देते हैं वो हमारी कुर्बानियां कहाँ जाएंगी। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल इलेक्शन की इस वक्त जमातें बिल्कुल शुरू हो चुकी है और जो हुकूमती तमाम सियासी जमातें हैं वो इस वक्त अपनी इलेक्शन मुहिम में जा चुकी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जिन जमातों ने जो टिकट जारी की है उसमें तारीख इंसाफ ने 34 नशिस्तों पे टिकट जारी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले यहाँ टिकट जारी किए, 37 अपने उन्होंने उम्मीदवारों के टिकट जारी किए। सर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसमें 31, जबकि जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून उसने। अच्छा मुझे ये बताइएगा बिशारत साहब, एक ऑपोजिशन की तरफ से एक बात की जा रही है, वो ये कहते हैं कि प्री पोल रिगिंग का आगाज हो गया है, ऐसी कोई चीज आप देखते हैं? देखिए वक्त से पहले तो प्री पोल रिगिंग का ऐसा तो कहना कोई मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि
जो जमात जो फारूक हैदर की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की जो हुक्मरान जमात है इस वक्त, वो उनके ऊपर मुसलसल इल्जाम लगा रही है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज हो गए। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने एक रद्द अमल भी दिया, जिसमें उसने कहा कि एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है, हम उसको किसी सूरत में नहीं होने देगी। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या डीजीएफ जो सियासी जमात है, उन्होंने भी यही रद्द अमल दिया है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पे होंगे। और उसके हवाले से चूंकि जिस तरह आपकी बात की बनी गाला के अंदर मजीद जो आज़ाद कश्मीर के हमारे जरा ये कह रहे 2 से 3 मुद्दा के लिए तैयार हैं, तो इस तरह जो सियासी कारकुनान है तीनों जितनी भी जमातें उनके अंदर जो रद्द अमल आ रहा है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा, फिर सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें भी हमने देखा, हमने एक स्टोरीज भी कवर की जिसमें हमें पता चला कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा धड़ेबाजी है। उस धड़ेबाजी की वजह से पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब जो कश्मीर में इस वक्त सारी सूरत हाल है, इन इलेक्शंस की सारी सूरत हाल है, आपको पीटीआई में वहाँ पर भी इसी तरीके से जो धड़े हैं वो नज़र आते हैं, और उसका इम्पैक्ट इन इलेक्शंस में क्या हो सकता है? देखिए अलीना, जो आपने बात की बिल्कुल बजा है। तो जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का जो टेम्पो है अभी तक वो बन ही नहीं पाया है। और जो पीटीआई की हुकूमत है क्योंकि वो 2 धड़ों में वाजिया नजर आ रही है। एक तो आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो लोगों का वाजिया रद्द अमल जो दे रहे हैं और वाजिया बातें भी हो रही हैं, जलसे जुलूसों के अंदर भी बात हो रही है। एक धड़ा जो है वो सरदार तनवीर अलियास, लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो वज़ीर-ए-आज़म आएगा। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है, और इनके साथ जो लोग हैं वो अपने धड़ों में तकसीम है, और जिसकी वजह से लोग जो है अभी तक पीटीआई की रियासत के अंदर अपने इलेक्शन का, और वो भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए, लेकिन हमारा आइन किसी जगह इजाजत नहीं देता। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन है, इसी तरीके से आज़ाद का भी इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन कराना है। ये भी गैर जनमदार अदारा है, तो इसने वक्त पे इलेक्शन कराने। तो ये सूरत हाल है जो मुसलसल अजीब सी कैफियत है, और जो जयाले हैं किसी भी सियासी जमात के वो अपनी जगह परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया बिशारत मुगल साहब। जब यकीनी सी बात है होंगे आज़ाद कश्मीर के, दोबारा आपसे सवाल से अपडेट लेंगे। जो मेरा सवाल था वो यही था, मैं सदीक सैद साहब आपकी तरफ आऊँगी। देखें, हमने ये देखा कि पीटीआई जिस तरह के ज़िमनी इलेक्शंस हुए उनके नताइज हमारे सामने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से अभी उन्होंने बिशारत साहब ने कहा कि वहाँ पर भी धड़ेबाजी हैं, 2 धड़े हैं, और एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट पर हो सकता है। तो अब आप मुझे बताएं, इसका मतलब ये कि ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए या चीज़ें देखी जाएँ तो पीटीआई आने वाले दिनों में कोई हमें इतनी, मतलब वो जो उन्होंने वादे किए या जो चीज़ें की थी उसका अब एक इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। वो जो अभी कह रहे थे ना कि ये आके हमें रगड़ा लगाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन हम तो सवाल उठाते हैं, महंगाई का सवाल उठाते हैं। अगर आज ये कहते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए हैं या फलां चीज़ हो गई है, फलां चीज़ हो गई, लेकिन एक आम आदमी को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट तो आपका आसमानों पे है। जो रवायत रही है ना वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, जिस जमात की, वही जमात जो है वो वहीं पे हुकूमत बनाती है। ये रवायत माजी में रही है। और अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपने देख लिया, तो वहाँ पे पहले नून लीग थी, अब पीटीआई आ गई। अब यहाँ पे नून लीग है, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आज पीटीआई आएगी, लेकिन पीटीआई के लिए इतना आसान नहीं होगा। टिकटों की तकसीम के ऊपर इख्तलाफात मौजूद हैं। और आपने जो बात की ना इलेक्टेबल्स की, ये वाकई ये हमारी सियासी जमातों में ये इशूज़ हैं। जो नज़रियाती कारकुन है उसको आखिरी टाइम पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कहा जाता है नहीं जी ये वहाँ पे वोट जो है वो फलां शख्स को दिया जाए, वो इलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे वाज़े तौर पर धड़ेबंदी है। अभी तो ये एक धड़ा आया ना बनी गाला के सामने, और भी आएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इसी इशू के ऊपर, लेकिन आखिरी वक्त पे उनको मीडिया उन्होंने बुला भी लिया था, उनको रोक दिया गया, वफाकी हुकूमत की जानब से रोक दिया गया। वो इनके एक साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं दाद साहब, उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने जो टिकटों की जो तकसीम की है वो मुनसिफाना नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से जो उनके उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो जिनको नहीं टिकट मिला और वो इसके हकदार थे, वो भी अब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी होंगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये अभी फिर इलेक्शन मुलतवी कराना, एनसीओसी वाली जो एक तजवीज़ है वो भी एक है, उसको बुनियाद यही कहा जा रहा है। तो कोरोना की सूरत हाल की वजह से वो एक अलग बात है। देखिए मुझे वो तो वैसे ज़िमनी इंतखाब भी हुए ना, सुने ना मेरी बात। हाँ यही इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था। और अभी देखें कौन सा ज़िमनी इंतखाब जो है वो मुलतवी किया एनसीओसी की सिफारिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। वैसे तो अभी इलेक्शन कमीशन को एनसीओसी की ये दरख्वास्त मौसूल नहीं
हुई, इसका फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना करेगी कि इसकी कोई रिकमेंडेशन है, लेकिन असल वजह यही है कि एक तो इख्तलाफ, दूसरा अभी पीटीआई की वहाँ पे वो कामयाबी के हवाले से शायद कहा जा रहा है कि वो शायद वहाँ पे कामयाब ना हो, तो 2 माह का ज़्यादा वक्त लिया जाए। और ये जो आपने इशूज़ उठाए ना महंगाई के और बहुत से इनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात, ये भी एक वजह तो बनेगी अगर वहाँ पे वो हारते हैं, क्योंकि अभी भी देखिए 2-3 जमातें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। नंबर 1 पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये 4 जमातें जो हैं, ये अक्सरियत किसी को वाज़े तौर पर जो है वो अभी तक, क्योंकि इख्तलाफ इनका बहुत ज़्यादा है। बैरिस्टर सुल्तान वज़ीर-ए-आज़म साबिक रह चुके हैं, उनका एक वहाँ पे वोट बैंक है। आज़ाद कश्मीर के वो पीटीआई के जो है इस वक्त सदर हैं, और एक और शख्सियत का जो कारोबारी शख्सियत, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अभी तो देखना है ना कि इमरान खान बैठे हैं इनके साथ, एक वाज़े एक लाइन इख्तियार करें तो शायद फिर कुछ हो सके, अदरवाइज़ तो ये पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ें, आज हमने एक मुजाहरा देखा है, कल दूसरे हल्के से कोई लोग आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिद्दीक जान साहब, आपसे मेरा सवाल है, देखिए जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उस पर हमेशा मुझे तो समझ नहीं आती इलेक्टेबल्स की सियासत, और अब दोबारा से वही चीज़ें की जा रही हैं। आपने सुना भी है बशारत मुगल साहब को किस तरीके से तकसीम की गई हैं टिकट्स, और इसके अलावा जिसकी तरफ अभी इन्होंने इशारा किया है कि देखिए अगर 2 धड़े हैं या 4 धड़े हैं या 5 धड़े हैं, आप पार्टी के हेड हैं, आपको बैठना चाहिए और चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले जो इलेक्शंस है उस पर होगा। दुरुस्त कह रही हैं आप। देखें, इलेक्टेबल्स की सियासत पाकिस्तान में हकीकत है और रहेगी। ज़ाहिर है अभी तक वो सूरत हाल नहीं हुई कि आप किसी भी नए बंदे को मेरिट के ऊपर टिकट दे दें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग उसको वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। 2013 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने ठीक है धांधली के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जो इंटरनल उन्होंने गौर व फिक्र किया उसमें वो इसी नतीजे पे पहुँचे कि हमने बहुत सारी जगहों पे नए लोगों को टिकट दिए और लोगों ने वोट नहीं दिया उनको। क्योंकि देखें, आप अगर देखें इलेक्शन नताइज को, शहरों में फिर भी थोड़ा सा, शहरी इलाके में थोड़ा सा होता है कि ओवरऑल जो माहौल चल रहा है, जो मीडिया पे बात हो रही है, जो एक हवा और फ़िज़ा है किसी पार्टी के बारे में कि ये पार्टी ठीक काम करेगी नहीं करेगी, बेहतर होगी नहीं होगी, उसका असर पड़ता है शहरी हल्के में। लेकिन जैसे ही आप शहर से निकलते हैं ना, खान का वोट है, मलिक साहब का वोट है, फलां का वोट, वहाँ बरादरियों का वोट है, वहाँ पे विनिंग हॉर्सेस का वोट है, तो इसलिए ये हकीकत है और ये रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपका भी, अरशद साहब आपका भी। लेकिन मुझे हमेशा से इमरान खान साहब की एक बात याद रहती है और रहेगी, और जिस पे मैं इम्प्रेस भी बहुत थी, वो मेरिट की बात करते थे। लेकिन आज हम जब हालात देखते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।